स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। बात तमाम खबरों की करेंगे, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर लेते हैं। राजधानी देहरादून से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी मिली है। स्टेशन अधीक्षक को धमकी भरा पत्र मिला है। चारधाम में बॉम्ब धमाका करने की धमकी इसमें दी गई है। लेटर में 25 और 27 अक्टूबर की तारीख का भी जिक्र किया गया। लेटर में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का नाम और सभी स्थानों पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। राजधानी देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है और इस लेटर के बाद से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिली है। स्टेशन अधीक्षक को यह धमकी भरा पत्र मिला है, जिसमें चारधाम में बॉम्ब धमाका करने की धमकी भी दी गई है। 25 और 27 अक्टूबर की तारीख का इसमें जिक्र किया गया है। लेटर में जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन का भी जिक्र किया गया। सभी स्थानों पर फिलहाल सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। यह बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विशाल गर्ग हमारे साथ फोन लाइन पर बने हैं। विशाल, धमकी भरा यह पत्र मिला है जिसमें 25 और 27 अक्टूबर का जिक्र किया गया है। अब किस तरीके से आगे सुरक्षा बढ़ा दी गई है? क्या कुछ अब पुलिस की तरफ से या फिर इंटेलिजेंस की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सचिन, लगातार जिस तरह से हम पहले भी देखते आए हैं कि त्योहार सीजन पर इस तरह की जो घटनाएं हैं वो हो जाती हैं। और इस तरह से जिस तरह से देखिए एक बड़ा ये मामला आया है और ये लेटर स्टेशन अधीक्षक को मिला है। इसमें साफ तौर से लिखा गया है कि 25 और 27 अक्टूबर को हरिद्वार, ऋषिकेश और चारधाम में बम धमाके करने की धमकी इस पत्र में मिली है और चेतावनी दी गई है, जिसमें कि जैश ए मोहम्मद का नाम भी लिखा हुआ था। हालांकि इस मामले को लेकर के पुलिस प्रशासन तो अलर्ट है ही, साथ ही खुफिया विभाग को भी अलर्ट कर दिया गया है और चारों धामों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। साथ ही हरिद्वार और ऋषिकेश के रेलवे स्टेशनों की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है और त्योहारों के मद्देनजर पुलिस पूरी तरह से एक्टिव है और पूरी तरह से निगरानी बनाए रखेगी कि किसी तरह की कोई ऐसी घटना ना हो, ऐसी चूक ना हो। और पुलिस ने अपने अधिकारियों से बात करके और सभी तमाम लोगों से बात करके ये अपील भी की है कि इस तरह पे ज्यादा पैनिक ना हो और व्यवस्था पूरी तरह से बनी हुई है। किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरह की कोई भी घटना होगी या कोई भी ऐसी बात आएगी तो पहले से पहले उसको पुलिस जो है वो पूरा नियंत्रण यहाँ पर रखेगी। जी विशाल, लेकिन त्योहार से पहले जिस तरह से चौकसी बढ़ा दी गई है, चेकिंग अभियान भी चल रहा है, लेकिन जो अब इनपुट ये मिले हैं, बॉम्ब से उड़ाने की धमकी रेलवे स्टेशन और तमाम जगहों का जिक्र इसमें किया गया है, अब कितनी गंभीरता से इसको लिया जा रहा है और क्या अब तक कोई इनपुट हाथ लग पाए हैं कि कहां से ये पत्र आया था? क्योंकि जैश ए मोहम्मद, जिस तरह से आप बता रहे हैं, जैश ए मोहम्मद का जिक्र इस लेटर में किया गया है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर से, क्योंकि ये इस तरह का जो मामले हैं वो पहले भी आ चुके हैं, लेकिन त्योहारी सीजन में अक्सर ऐसा देखा गया है या फिर जब भी गंगा स्नान वगैरह की जो चीजें होती हैं, जब भी धामों में इस तरह की चीजें होती हैं, जब भीड़ भाड़ ज्यादा बड़ी होती है, तो इस तरह के पत्र हमेशा से मिलते रहे हैं। और इससे पहले भी, क्योंकि देखिए अभी 2-3 दिन पहले ही यहाँ पर 3 आतंकियों को भी पकड़ा गया था, जो कि यूपी एसटीएफ ने कार्रवाई की थी और यहाँ पर उनकी टीम पहुंची थी और यहाँ से हरिद्वार से 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। तो उस लिहाज से भी ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल बन जा रहा है कि किस तरह से अब यहाँ पर पुलिस प्रशासन अपनी तैयारियां कर रहा है। क्योंकि अगर इस तरह की घटना होती है, क्योंकि 3 दिन पहले ही आतंकियों का पकड़ा जाना और फिर से दोबारा से इस तरह का एक लेटर मिल जाना, तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी चुनौती रहने वाली है पुलिस विभाग के लिए। हालांकि खुफिया एजेंसी को तो अलर्ट मोड पर रखा ही है, लेकिन इसी के साथ ही और ज्यादा व्यवस्थाएं बनाने की जरूरत है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों देवभूमि में इस तरह के जघन्य अपराधों के लिए पत्र मिल रहे हैं? क्यों ऐसा? क्योंकि इससे पहले भी देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि त्योहारी सीजन हो या फिर जब भी ऐसा भीड़ भाड़ वाला त्योहार हो, जब भी हरिद्वार में ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, तो हमेशा ही इस तरह के लेटर हमने देखे हैं कि इस तरह के लेटर मिलते हैं। हालांकि पुलिस उसमें कार्रवाई करने की बात भी कई बार कहती है, लेकिन इस तरह के कोई अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं या फिर इस तरह की कार्रवाई, ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही है कि ताकि जो लेटर भेज रहे हैं वो थोड़ा सतर्क रहे, जिस तरह से उनमें भी एक डर रहे। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से देखा जा रहा है कि त्योहारी सीजन में लोगों में भय बनाने की एक साजिश की गई है। ठीक है, चलिए विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। फिलहाल सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इससे पहले भी सुरक्षा चाक चौबंद है, क्योंकि त्योहार नजदीक है और त्योहारों को देखते हुए लगातार सुरक्षा व्यवस्था जो है चाक चौबंद की जा रही है। चलिए रुक कर लेते अगली खबर का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्वार तापीय परियोजना का निरीक्षण करने के बाद लाभार्थियों को संबोधित करते हुए थर्मल पावर प्लांट के यहां विकास को पहचान देगा, यह बात उन्होंने कही है। एटा नई पहचान और आभा के साथ आगे बढ़ रहा है। एटा के मेडिकल कॉलेज का काम आखिरी चरणों में चल रहा है।
जलेसर के घंटे जब धार्मिक अनुष्ठान में बजते हैं तो हर व्यक्ति जलेसर के साथ होता है। जलेसर में राम मंदिर में लगाने के लिए भव्य घंटा भी यहां पर तैयार हो रहा है। 12,300 करोड़ रुपए की लागत से विद्युत उत्पादन का इतना बड़ा संयंत्र आपके यहां लग रहा है। अगले वर्ष तक जब चालू होगा तो यहां से 1320 मेगावाट की विद्युत का उत्पादन होगा और इतना बड़ा पावर का स्टेशन यहां के विकास को एक पहचान भी देगा और यहां के विकास में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। और इसके लिए जहां मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, वहीं आज एटा अपनी एक नई पहचान और नई आभा के साथ आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, एटा की एक पहचान, कोई सोचता था कि एटा में भी मेडिकल कॉलेज होगा, लेकिन आज आपके जनपद में जहां मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्यक्रम भी अंतिम चरणों में चल रहा है, वहीं एटा के जलेसर में बनने वाले जो घंटे हैं, ये पूरे देश और दुनिया के अंदर हर धार्मिक अनुष्ठान में जब बजते हैं तो एटा और जलेसर का स्मरण हर व्यक्ति कर पाता है। बिना यहां की घंटी बजे तो कोई अनुष्ठान पूरा होता ही नहीं है। और मैं भी देख रहा था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में हम लोगों ने एटा के साथ इन सभी कार्यक्रमों को भी जोड़ा हुआ है। मुझे बताया गया कि अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण कार्यक्रम के बाद एटा में एक भव्य घंटा बज रहा है मंदिर पे लगाने के लिए, जो अयोध्या में राम जन्मभूमि के अंदर बज सके और पूरे प्रदेश और पूरे देश के अंदर सनातन हिंदू धर्म के डंके को दुनिया के अंदर पहुंचाने का काम इसकी आवाज करेगी। भाइयों बहनों, हमें अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में इसी संकल्प के साथ हम सबको जोड़ने का काम किया। उन्होंने साफ कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हम सबको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि हम सब भारतवासी अपनी आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष को यानी 75 वर्ष की सफलता की इस कहानी के साक्षी बन गए हैं। 75 वर्ष की यात्रा किस रूप में अनुपम है। जो ब्रिटिश कभी भारत पर शासन किया था, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में वह भारत उस ब्रिटेन को पछाड़ करके दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बनता है। यानी ये भारत की प्रगति की एक नई कथा कहती है। विकास के कार्य, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य, हाईवे का निर्माण, पावर प्लांट का निर्माण, एयरपोर्ट का निर्माण, मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण, एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण, ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की एक नई कहानी को कहता है, जो विकास की गति को एक नई तीव्रता प्रदान करता है। तो लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी किस रूप में आम जनमानस को उपलब्ध कराने के लिए बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को हर द्वार तक पहुंचाने का कार्य हुआ है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं। भाइयों बहनों, जब शांति होती है, समृद्धि होती है, उन स्थितियों में आम जनमानस के बीच में योजनाओं का लाभ पहुंचे, ये अच्छी बात है। लेकिन जब विपत्ति होती है, हर व्यक्ति अपनी जान को बचा रहा होता है और स्थितियों में शासन की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का कार्य आज जो संभव हो पा रहा है, यह प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के कारण ही संभव हो पाया है।
और वहीं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने 18 अक्टूबर से शुरू होने वाले 3 दिवसीय कृषि मेले के संबंध में आज अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने बताया कि रविंद्र किशोर शाही की पुण्यतिथि के अवसर पर नरेंद्र देव इंटर कॉलेज पथरदेवा देवरिया में वृद्ध किसान मेले का आयोजन किया जाएगा। किसानों के उत्थान और व्यवसाय के लिए कृषि मेले का आयोजन यह किया जाएगा, जिसमें पहले दिन मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे और दूसरे दिन डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक मुख्य अतिथि के तौर पर रहेंगे और तीसरे दिन भारत सरकार के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रहेंगे। 18 अक्टूबर को स्वर्गीय रविंद्र किशोर शाही जी की पुण्यतिथि के अवसर पर विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी श्रद्धांजलि सभा रखी है। पिछले कुछ वर्षों से इस अवसर पर 3 दिवसीय एग्रो क्लाइमेटिक जोन मेले का आयोजन होता है और इस आयोजन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 18 अक्टूबर को मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। और जिला अस्पताल में जहरीली गैस रिसाव मामले में आज तीसरे दिन वार्डों और अस्पताल के कैंपस में बनी कॉलोनी को प्रशासन ने सील कर दिया है और कॉलोनी में रह रहे लोगों के मकान खाली करवा दिए गए हैं। प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर एरिया को सील कर दिया है। खबर के मुताबिक अस्पताल में गैस रिसाव के मामले में डायलिसिस यूनिट की लापरवाही सामने आई। अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर महेंद्र मौर्य ने माना है कि डायलिसिस के गंदे केमिकल के चलते जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। मामले में सीएमएस ने जांच कराकर कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने यह भी कहा कि दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि जहरीली गैस के चलते अस्पताल में एडमिट मरीजों में भगदड़ मच गई थी। लोगों की आंख नाक में जलन के चलते दम घुटने की शिकायतें भी सामने आ रही थी। गनीमत यह रही कि समय रहते सभी को सुरक्षित अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया था और किसी तरह की जनहानि सामने नहीं आई थी। देखिए, डायलिसिस यूनिट यहाँ पे चलती है अपने यहाँ और डायलिसिस में कुछ केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं। डायलिसिस के बाद वो केमिकल जो बच जाते हैं उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए और उसका डिस्पोजल बायोमेडिकल वेस्ट जो ले जाते हैं उनको देना चाहिए। डायलिसिस यूनिट के इंचार्ज से ये चूक हुई और ये केमिकल जो है यहीं बगल में इकट्ठा होता रहा बाहर और जब ये ज़्यादा इकट्ठा हो गया तो उससे गैस बनने लगी। वही गैस जो है अंदर चली गई। अभी हम लोगों ने एक्टिविटी की है, वो जो कूड़ा करकट और वेस्ट हटवा दिया है तो गैस का रिसाव एकदम बिल्कुल कम हो गया है और अभी वार्ड में तो बिल्कुल ही नहीं है और ये कार्य चल रहा है युद्ध स्तर पर। विगत 2 दिन पूर्व यहाँ पर अचानक एक ऐसी गैस रिसाव हुई, अज्ञात गैस रिसाव हुई जिससे जिला अस्पताल में हड़कंप मच गया। सभी वार्ड को जल्द से जल्द खाली कराया गया। पूरा प्रशासन, यहाँ तक कि सरकारी अमला भी यहाँ पर मौजूद रहा और जिला प्रशासन का भी अस्पताल प्रशासन भी यहाँ पर लगातार मौजूद रहा। आज उस कारण का पता लगाने के लिए टीम लगातार प्रयासरत थी और कारण पता भी लगा लिया गया। डायलिसिस का जो गैस यहाँ से रिसाव हो रही थी जिसके चलते लोगों को वार्ड खाली कराया गया, मरीजों को बाहर निकाला गया। वो रीजन ये था कि डायलिसिस से जो गैस निकल रही थी, डायलिसिस के ही लोगों ने वहां पर कूड़ा डंप कर रखा था। एक प्रोडक्ट था, केमिकल था जो लगातार डंप किया जा रहा था और उस डंप को हटाया नहीं गया, जिसके चलते एक अलग सी गैस बनी और पूरे में रिसाव शुरू हो गया, जिसके चलते ज्यादातर वार्डों में मरीजों की हालत बुरी हो गई। आंखों से जलन और सांस लेने में तकलीफ होने लगी और उनको जल्द से जल्द वहां से बाहर करा गया। आज उसी प्रकरण में काम चल रहा है। सीएमएस भी यहाँ पर मौजूद है और ये पीछे देख सकते हैं, ये कॉलोनी है जो जिला अस्पताल परिसर में बनी हुई कॉलोनी है जिसको सीज करा दिया गया है। यहाँ पर जो कर्मचारी यहाँ रह रहे थे उनको सभी को यहाँ से बाहर कर दिया गया है क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है कि युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। अभी भी जो कि 3 दिन लगभग 2 दिन बीत चुके हैं, बावजूद इसके अभी तक यहाँ पर सारा काम चल रहा है और कोशिश किया जा रहा है कि इस स्थिति को जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए। और जिला अस्पताल के प्रशासन यानी सीएमएस ने भी माना है कि अस्पताल की चूक है और जिस विभाग की चूक है उस पर जल्द कार्रवाई की जाएगी, जांच की जाएगी और जो भी जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई अवश्य की जाएगी। अब इसमें देखना यह है कि इतनी बड़ी लापरवाही से अगर कोई जनहानि हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता। कैमरा पर्सन आशीष के साथ आफ्ताब खान, जनता टीवी, रायबरेली।
और जब से देश और राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, देश दिवालिया होता जा रहा है। कारोबार खत्म है, रुपये की वैल्यू लगातार गिरती दिखाई दे रही है। वहीं कानून व्यवस्था के नाम पर जंगल राज कायम है। दरअसल ये सब कुछ कहना है उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी का, जो कि निजी कार्यक्रम में आगरा पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने बीजेपी की उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत भी की है। क्या कुछ उन्होंने कहा वो सुन लेते हैं। साथ ही कांग्रेस के दिग्गज नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो आगरा में आज निजी कार्यक्रम में हुए थे, लेकिन आज हम आज उनके साथ बैठे उनसे जानेंगे आखिर कांग्रेस में क्या चल रहा है और उत्तर प्रदेश और भारत की राजनीति में क्या चल रहा है। सर, किस तरफ देखते हैं इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति को आप? देखिए, उत्तर प्रदेश हो या पूरा देश हो, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई हैं प्रदेशों में और देश में आई है सरकार, देश दिवालिया होता जा रहा है। कारोबार ख़त्म है, रुपया की कीमत दिन पे दिन गिर रही है। हर जगह लोग मारे मारे फिर रहे हैं। नोटबंदी में तबाही हुई, जीएसटी में तबाही हुई, कोरोना में तबाही हुई और उसको संभाल नहीं पा रही हैं ये सरकारें। आज लाइन ऑर्डर के नाम पे प्रदेश में कुछ भी नहीं है, जंगल राज कायम है। नहीं, योगी जी कहते हैं कि यहाँ पर देश के अंदर सबसे बेहतरीन सरकार उत्तर प्रदेश की है, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, किसी भी मामले में। योगी जी पहले ये तय कर लें कि उनके 16 प्रांतों में या तो खुद की सरकारें हैं या तो अलायंस की सरकारें हैं। उन 16 में किससे आगे हैं, फिर हम इसका जवाब देंगे। पहले उनमें कंपटीशन कर लेना, और इसमें कंपटीशन क्या करेंगे कि सबसे अच्छी है, इसमें कंपटीशन कर लेंगे सबसे खराब कौन है। लॉ एंड ऑर्डर को क्या समझते हैं सर आप? जीरो। इसका कुछ कारण बताएंगे आप? मैंने आपको बताया अभी, जिसकी जैसी मंशा होती है उसी हिसाब से वो काम करता है। रामायण में आया कि जाकी रही भावना जैसी, सो देखी मूरत तिन तैसी। तो तुलसीदास जी के जिले का मैं भी रहने वाला हूँ। वो बाबा जी बहुत बात करते हैं, तो थोड़ा सा उससे सीख ले लें। उत्तर प्रदेश में लगातार विकास हो रहा है, ये सरकार का कहना है, और इसके साथ ही भारत की बात करें तो भारत भी लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिए, मैं आगरा की बात करता हूँ। आप आगरा में बैठे, मैं भी आगरा में बैठा हूँ। 100 मीटर मेरे साथ चलिए और फिर दिखा दीजिए कितना विकास है। ये बड़े बड़े गड्ढे, मैंने तो रात के शहीद भाई कहाँ गए, शहीद भाई, हाँ, ये बड़े बड़े गड्ढे हुआ। अरे विकास, अगर इसको विकास कहते हैं, मैं 6 बार मंत्री रहा, 2 बार बिना शपथ के रहा, 4 बार शपथ का रहा, और 18 डिपार्टमेंट मेरे पास रहे। विकास कैसे होता है ये हमने करके दिखाया, तुम क्या जानो। सिद्धीर साहब, इस समय भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी निकले हुए हैं, और भाजपा बड़ा आरोप लगा रही है कि जो कांग्रेस है वो टूटने की कगार पर है, आपस में ही सामंजस्य नहीं दिखाई दे रहा है कांग्रेस के अंदर। देखिए साहब, ऐसा है कि उनके पैरों के नीचे से भाजपा के नीचे ज़मीन खिसक रही है, तकलीफ हो रही है उनको। जब कोई कुछ करता है तो सवाल उसके ऊपर उठाना लाजमी है। उसी पेड़ पे पत्थर आते हैं जिस पे फल लगते हैं, और उसी पेड़ को झुकना पड़ता है जिसमें फल लगते हैं। जिसमें फल नहीं लगते हैं उसमें कभी पत्थर नहीं आते हैं। अगर हमको भाजपा बुरा कह रही है, हमारी बुराई कर रही है, इसका मतलब हम कुछ हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि फलदार के नसीब में है पत्थरों की चोट। सर, हम अध्यक्ष पद को लेकर सर फुटबॉल है, वो तो सब पूरा देश देख रहा है। कहे का सर फुटबॉल? कहाँ का सर फुटबॉल? कहाँ सर फुटबॉल हुआ? कहाँ तू मैं? सर फुटबॉल तो बहुत बड़ी की बात है। आप तू मैं का एक विजुअल दिखा दीजिए, मैं बैठा हूँ, आप दिखा दीजिए, मैं स्वीकार कर लूंगा आपकी बात। ये तो भाजपा की बात आप कह रहे हैं। आप एक दिखा दीजिए कि श्री शशि थरूर जी में और श्री खड़गे जी में एक भी तू मैं हुई हो कहीं। ये भी अगर हुआ हो कि तुम मत खड़े हो या तुम मत खड़े हो, मैं यही सारी बात वापस ले लूंगा। दिग्विजय सिंह भी जा रहे थे अध्यक्ष पद के लड़ने के लिए, उधर राजस्थान के गहलोत भी जा रहे थे, लेकिन एंड टाइम पर दबाव आया तो वापस कर लिया। हर आदमी स्वतंत्र है, जो भी कांग्रेस में है वो अध्यक्ष पद चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है। उनकी मर्जी होती है वो लड़ते, उनकी मर्जी नहीं, वो बैक हुए या नहीं बैक हुए ये मैं नहीं जानता हूँ। आप कह रहे हैं तो मैं यही मान लूँ कि वो बैक हुए, ये उनकी मर्जी है। उत्तर प्रदेश में नया चुनाव को लेकर किस तरीके से कांग्रेस लड़ने जा रही है?
देखिए, अभी नई कमेटियां बनी हैं, थोड़ा काम करने दीजिए, हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कुछ अच्छा करना चाहती है, इसी को लेकर कांग्रेस ने कवायद शुरू कर दी है और नसीब जो कि एक बड़े नेता हैं कांग्रेस के, भाजपा पर जमकर हमला बोला। प्रदीप रावत, जनता टीवी, आगरा। और यूपी में पेट की परीक्षा का आज दूसरा दिन है और दूसरी पाली की परीक्षा शाम 5 बजे तक ये होगी और लखनऊ में कुल 106 परीक्षा केंद्र ये बनाए गए हैं, जिसमें से कुल 2,40,288 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा को शांतिपूर्वक ढंग से कराने के लिए 106 केंद्र विस्थापक ये किए गए हैं और 169 स्टैटिक मजिस्ट्रेट और साथ ही आपको बता दें कि 47 सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है। लखनऊ में बने परीक्षा केंद्रों में लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर और साथ ही वाराणसी, आजमगढ़, बलरामपुर, अमेठी, फतेहपुर और साथ ही गाजीपुर, प्रयागराज, बलिया और बिहार से आए अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। दूसरी तरफ पेट परीक्षा में सेंध लगाने के आरोप में सॉल्वर गैंग के 23 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सॉल्वर गैंग के आरोपी उन्नाव, अमेठी, प्रयागराज और कानपुर समेत 11 जिलों से गिरफ्तार किए गए हैं। और वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज देहरादून में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के शैक्षणिक सत्र 2022 और 23 के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और इस दौरान केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी उनके साथ मौजूद रहे। साथ ही उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी उनके साथ मौजूद रहे। सीएम धामी ने कहा कि नई शिक्षा नीति को लाने के कार्य प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है और इस शिक्षा के क्षेत्र में इससे नई क्रांति आएगी। उन्होंने ये भी कहा कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से राज्य सरकार संकल्पबद्ध होकर काम भी कर रही है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किए जाने की दिशा में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा बहुत ही प्रभावी तरीके से काम किया गया है। बहुत काम किया और आप सब लोगों ने देखा कि पूरे विस्तार से धन सिंह जी कह रहे थे, उन्होंने कम शब्दों में बोला। मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने गागर में सागर भरने का काम किया जोशी जी ने और बहुत सकारात्मक कदम उच्च शिक्षा विभाग ने यहाँ पर उठाए हैं। जहाँ हम बाल वाटिका पहले ही लागू कर चुके हैं, पहले ही उसका औपचारिक उद्घाटन हम लोगों ने पहले ही कर लिया था और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसको लागू करने के लिए हम सब लोग प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं और हमने एक टाइमलाइन भी इसका तय किया हुआ है। जहां हमने माध्यमिक शिक्षा में, बेसिक शिक्षा में, वहीं उच्च शिक्षा में भी आप सब लोगों के द्वारा इसमें काफ़ी काम हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में और हमारे शिक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में नई शिक्षा नीति 2021वीं सदी के नवीन, आधुनिक और सशक्त और आत्मनिर्भर के भारत के नए आयामों को खोलने वाली है, जिसमें सभी प्रकार का समावेश किया गया है, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। कैसे व्यक्तित्व का विकास होगा, कैसे कौशलम होगा, कैसे अन्य काम होंगे, किस प्रकार से शिक्षा होगी। और वहीं उत्तराखंड विधानसभा में अध्यक्ष पदों पर नियुक्त कर्मचारियों को बर्खास्त किए जाने के सरकारी निर्णय पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है और फिलहाल में कर्मचारियों की नौकरियां बनी रहेंगी। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने बैकडोर से हुई 250 भर्तियां रद्द कर दी थी, जिनमें से 228 तदर्थ और 22 उपनल के जरिए ये नियुक्तियां हुई थी। तो वहीं भर्ती घोटाले में विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया था और उनके खिलाफ जांच भी बिठाई गई थी। क्योंकि हाईकोर्ट का विषय अभी तो माननीय विधानसभा के अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ऐसी चीजें आएंगी कि पूरी कोर्ट की जो आदेश है वो अध्ययन करेंगे, उसका निर्णय होगा। क्योंकि अभी ये विषय हमारे संज्ञान भी आया नहीं, हमने भी मंगाई है, उसके अध्ययन के बाद आपको बोला जाएगा। तो आपको बता दें कि भर्ती घोटाले पर कोर्ट की तरफ से फिलहाल रोक लगा दी गई है। जो भर्तियां हुई थी, जिसको विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से बर्खास्त करने की बात सामने आई थी, फिलहाल कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है। हालांकि इस पूरे मामले में जांच पड़ताल चल रही है।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।